हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। देखिए, आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं और आपके पास भी हिस्ट्री है। देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं फुल बुक के जो नोट्स हैं विद नोट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, यानी फुल बुक एक्सप्लेनेशन आपको इन नोट्सों में मिल जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे ही इन नोट्सों में कवर किए गए हैं। तो ये नोट्स जो हैं वो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। एंड आप इन नोट्स को खुद सेल्फ रीड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, लास्ट में मैं आपको बता दूँगी आप कहाँ से हमारे नोट्स को खुद रीड कर सकते हैं। ओके, यानी सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको चेकआउट नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, अगर हम बात ही कर रहे हैं सब्जेक्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें सिलेबस भी तो पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियोस होने वाली हैं आज हमारी फर्स्ट वीडियो होगी और आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस होगी हम उनमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। देखिए, यहाँ आपकी पूरी बुक के जो यूनिट हैं या पूरी बुक के जो चैप्टर्स हैं उन सभी को कवर किया जाएगा, जिसमें कि जो हमारा पहला होगा यानी जो हमारी पहली यूनिट है वो है स्रोतों का सर्वेक्षण। ठीक है, जो हमारी सेकेंड यूनिट होगी वो है गुप्त और वकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास। इसमें हम गुप्त और वकाटक साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका जो चैप्टर नंबर 1 होने वाला है उसमें हम प्रारंभिक मध्यकाल की ओर चलेंगे और उसमें हम गुप्तोत्तर राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारी यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 होगा उसमें प्रारंभिक मध्यकाल की ओर चलेंगे और उसमें हम देखेंगे वर्धन, पल्लव और चालुक्य संस्कृति का विकास देखेंगे कि किस तरह से इन सभी संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक है, फिर हम यूनिट नंबर 4 की तरफ चलेंगे और यूनिट नंबर 4 में हम राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार त्रिपक्षीय संघ यानी हम राष्ट्रकूट के बारे में, पालव के बारे में और प्रतिहारों के बारे में चर्चा करेंगे इस यूनिट में। और जो आपकी यूनिट नंबर 5 होगी उसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, सामाजिक आर्थिक आधार, यानी जो हमारे उत्तर भारत में राजपूत राज्य हैं उनका जो उद्भव हुआ उसमें हमारे जो सामाजिक और आर्थिक आधार हैं उनके ऊपर हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपकी यूनिट नंबर 6 होगी उसमें हम चोल राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो हमारे दक्षिण के शासक हैं यानी चोल हो गए और पाल्लव हो गए, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और राज्य और प्रशासन और अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की संस्कृति की थी और जो वहाँ की संस्कृति थी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। एंड ये आपका हो जाता है पूरी जो आपका एक तरह से पूरा जो शेड्यूल है कि हम इस तरह से सारी चीज़ों को लेके चलेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड आपके एग्ज़ाम से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन पेपर के भी चीज़ें गिवन है, यानी क्वेश्चन पेपर विद आंसर गिवन है जो आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि ये सारे ही नोट्स कितने ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएंगे वो सभी आप इन नोट्स के माध्यम से उन्हें देख पाएंगे और आप खुद ही ये देख पाएंगे कि ये नोट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम बिना देरी करे आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। अगर आप मोर कनेक्टिविटी चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, एंड आपने आई होप आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आप इन सभी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ताकि आप जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं वो देख पाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 से, यानी यूनिट नंबर 1 से, जिसका नाम है स्रोतों का सर्वेक्षण। यानी देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे जो स्रोत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या हम ये कह सकते हैं जो हमारे इतिहास को बताते हैं। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पता चलता है, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें कि साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं उसमें हम क्या लिख सकते हैं। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का
उपयोग किया जाता है, जिसमें साहित्य साक्ष्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी देखिए जो हमारा इतिहास है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है और उसको समझने के लिए बहुत सारे स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसमें से एक ही हमारे साहित्य स्रोत हैं या फिर साहित्य साक्ष्य हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं या बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इसमें लिखित रूप से जानकारी संरक्षित होती है। 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है। यानी देखिए जो साहित्य साक्ष्य हैं वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें लिखित जानकारी मिल जाती है। सारी चीज़ें रिटर्न में होती हैं, तो इसलिए हमें समझने में, पढ़ने में और उसे आगे रिलेट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसीलिए हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और अगर हम 300 से 1700 ईस्वी की बात करें तो यहाँ पर हमें धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य देखने को मिलते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं जो हमें धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे साहित्य साक्ष्य हमें तकनीकी, समाज, धर्म, राजनीतिक, प्रशासन, कला, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे साहित्य साक्ष्य होते हैं वो हमें समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति, प्रशासन, कला, संस्कृति, विज्ञान और व्यापार तक के बारे में हमें, और यहाँ तक की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक जीवन था, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान कर देते हैं। इतिहासकार इन ग्रंथों का अध्ययन कर तत्कालीन घटनाओं और जीवन शैली का निर्माण करते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे ही जो साक्ष्य हैं वो हमें सारी ही चीज़ें ज़्यादातर बता देते हैं। अगर मैं कहूँ कि उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो ये बात कैसे पता चली होगी? आर्थिक चीज़ों से और उनके व्यापार से। अगर व्यापार अच्छा था या फिर ये कहें आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो बेशक वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं? हमारे इतिहास से पता चलती हैं। जो हमारे जो रिटर्न इतिहास है, यानी साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनसे पता चल जाता है। ठीक है, अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो इसमें हमारे धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य तीनों ही शामिल होते हैं। अब तीनों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि तीनों जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य वह ग्रंथ शामिल हैं जो धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी जानकारी देते हैं। यानी जो हमारे धार्मिक साहित्य ग्रंथ होते हैं वो हमारे धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं, और ये न केवल हमारी धार्मिक शिक्षा को ही प्रेरित करते हैं या धार्मिक शिक्षा के बारे में भी बताते हैं, नहीं, ये हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी जानकारी देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो धार्मिक ग्रंथ है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुराण। पुराण जो सबसे पुराने माने जाते हैं या बहुत पुराने हैं पुराण। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पुराणों को गुप्त काल में संकलित किया गया था। इसमें भारत के प्रारंभ से मध्यकालीन इतिहास तक का विवरण मिलता है। यानी देखिए जो पुराण है उन्हें गुप्त काल में संकलित यानी इकट्ठा किया गया था, और इसमें हमारे भारत के जो प्रारंभ से और जो मध्यकाल है उस तक के विवरण या फिर उस तक की जानकारी हमें मिल जाती है। कुछ प्रमुख पुराण जैसे भगवत पुराण जो कि 10वीं शताब्दी से है, और ब्रह्मवेदक पुराण जो कि 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का है, और लिका पुराण जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी की काल की रचना है। यानी देखिए कितने पुराने पुराने पुराण हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक, इन पुराणों में तीर्थ, व्रत, तपस्या, उपवास और महिलाओं से संबंधित विधियों का विवृत विस्तरण मिलता है। यानी देखिए इन पुराणों में हमें तीर्थ के बारे में, व्रत के बारे में, तपस्या, उपवास और जो महिला से संबंधित विधियां होती थी उनके बारे में हमें चर्चा देखने को मिलती है या उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम महाभारत और रामायण को लिख सकते हैं, क्योंकि महाभारत और रामायण जो है एक महाकाव्य के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। जैसे महाकाव्य को भी इस काल में संकलित किया गया। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि यह समय में सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए महाभारत और रामायण जो है वो सिर्फ धार्मिक चीज़ों पर ही आधारित नहीं है बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है उसको भी बताने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आप लिख सकते हैं आर्यमंजू श्रीमूल कल्प एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें भारत में प्रारंभ से मध्यकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी देखिए ये जो हमारा
बोध ग्रंथ है, इसमें हम भारत के जो प्रारंभिक और मध्यकाल का जो इतिहास है उसको आराम से देख सकते हैं, उसका अध्ययन हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे इसके अलावा योग सूत्र, न्याय सूत्र और वैश्विक सूत्र जैसे ग्रंथों में नए खंड जोड़े गए हैं। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे कि योग सूत्र हो गया, न्यायिक सूत्र हो गया, वैश्विक सूत्र हो गया, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे उपपुराण। उपपुराण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पूर्वी भारत में रचित उपपुराण लोकप्रिय मान्यताओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जो उपपुराण है ये पूर्वी भारत में रचित हैं और ये लोकप्रिय मान्यताओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से त्योहार थे, कौन कौन सी मान्यताएं थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य क्या होते हैं? ऐसे साहित्य जो हमें किसी भी धर्म से रिलेटेड ना हो, यानी ऐसे विषय जिनसे हमें विज्ञान के, गणित के, चिकित्सा और काव्य, संगीत, वास्तुकला आदि पर आधारित हों, वो हमारे गैर धार्मिक साहित्य होते हैं। यह ग्रंथ उस समय के बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास को दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, इसमें विज्ञान हो गया, गणित हो गया, चिकित्सा हो गया, काव्य हो गया, संगीत हो गया और वास्तुकला हो गया, ऐसे विषयों को रखा जाता है। आई होप आपको गैर धार्मिक जो साहित्य है उसके बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण गैर धार्मिक ग्रंथ, यानी जो हमारे महत्वपूर्ण हैं गैर धार्मिक ग्रंथ वो कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखेंगे वैज्ञानिक और गणितीय ग्रंथ। अब वैज्ञानिक और गणितीय ग्रंथ में पहला आप लिखेंगे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसे ग्रंथों की रचना की। वह पहले खगोल शास्त्री थे, उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की। यानी देखिए जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने आर्यभट्टीय सिद्धांत की रचना की और ये जो है ये पहले खगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बताया, ग्रहों के बारे में इन्होंने बताया। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भास्कर द्वितीय ने लीलावती नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कैलकुलस के कुछ महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। यानी देखिए ये कह सकते हैं खगोल शास्त्री थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, या इनकी जो ग्रंथ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, हमें इतिहास के बारे में बताने में। अब हम देखेंगे महावीर, जो कि 19वीं शताब्दी ने गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जो गणित के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे चिकित्सा ग्रंथ, यानी चिकित्सक जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिखेंगे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आर्यवेद परंपराओं के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। यानी चिकित्सा संहिता का मतलब ही यह है कि डॉक्टरों से रिलेटेड जहाँ हमारी चिकित्सा चीज़ें आ जाती हैं, यानी बीमारी वाली चीज़ें आ जाती हैं, वो हमारी चिकित्सा ग्रंथों में आ जाती हैं, जिसमें हमारा चरक संहिता ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वाग्यभट्ट ने अष्टागध्य और अष्टांग संग्रह जैसे ग्रंथ लिखे, जो चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे काव्य और जीवनी साहित्य। यानी जो काव्य और जीवनी साहित्य है ये भी हमारे गैर धर्म में ही आते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे बाणभट्ट की हर्ष चरित्र। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी, जो कि राजा हरीश के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, संध्या कर्णंदी की रामचरित्र और बिल्हड़ की विक्रमादित्य चरित्र जैसी रचनाएं इस काल की महत्वपूर्ण जीवन शैली थी। ये सारी ही जीवन शैली हैं जो कि किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन पर लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो चौहान राजा के कारनामों का वर्णन करता है। यानी देखिए जो चंद बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, वो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे जैन साहित्य। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे जैन साहित्यों पर आधारित अनेक ग्रंथ, सत्य साहित्य, महाकाव्य, लघु कथाएं और दोहे इस काल की प्रमुख रचनाओं में से एक है, या ये कह सकते हैं प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे विदेशी साहित्य, यानी जो विदेश से आया है वो कौन कौन से साहित्य हैं, या ऐसे साहित्य जो विदेशी लोगों ने लिखे हैं। ठीक है, विदेशी साहित्य में वह ग्रंथ शामिल हैं जो भारत के बारे में विदेशी यात्रियों और लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। मैंने अभी आपको बताया जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि विदेशी यात्री हो गए या विदेशी लेखक हो गए जिन्होंने भारत के बारे में ही लिखा है। यह ग्रंथ भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लेखक लिखता है तो क्या लिखेगा, भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति या जीवन शैली, तो यही सारी चीज़ें बताने का ये ग्रंथ कार्य
कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण जो विदेशी ग्रंथ हैं या विदेशी जो ग्रंथ लिखे गए हैं इम्पोर्टेंट, उसमें पहला आप लिखेंगे चीनी यात्रियों के ग्रंथ, यानी जो चीन से आए थे उनके चीनी यात्री जो थे उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो इसमें आप लिखेंगे चीनी यात्रियों ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत के बारे में विस्तृत विवरण किया, यानी जो चीनी यात्री थे उन्होंने जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और उनके बारे में बताया, जिसमें से आप फाहियान का नाम लिख सकते हैं। फाहियान और हेंगसुआंग जैसे यात्रियों ने भारत की यात्रा की और यहाँ के धार्मिक, समाज और आर्थिक जीवन के बारे में लिखा। ठीक है, अब हम देखेंगे अरबी और फारसी ग्रंथ, यानी जो अरबी और फारसी के लोग आए थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे। अरबी और फारसी लेखकों ने भारतीय खगोल विज्ञान और गणित के बारे में लिखा, यानी देखो चीन वाले जो थे उन्होंने बौद्ध जो धर्म था उसके बारे में लिखा, और जो फारसी और अरबी वाले थे उन्होंने भारत का जो खगोल विज्ञान है और गणित है इसके बारे में लिखा। जिसमें कि आप लिख सकते हैं अल बुरूरी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के धर्म, संस्कृति और विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी अल बुरूरी ने। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे यूनानी ग्रंथ। यूनानी ग्रंथ में आप लिख सकते हैं कासमास इंडोकोप्लियस्टस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो पुराने साक्ष्य होते हैं या ऐसे साक्ष्य जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य वह अवशेष हैं जो हमें प्राचीन काल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं, यानी ऐसे साक्ष्य जो हमें प्राचीन इतिहास को जानने और उसे समझने में मदद करें उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। यह साक्ष्य हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताते हैं, यानी ये जो साक्ष्य होते हैं ये उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हमें बताने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हें हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा अभिलेख, दूसरे होते हैं हमारे सिक्के, और जो होता है तीसरा वो होते हैं हमारे अन्य पुरातात्विक अवशेष। अब किस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये जो अभिलेख होते हैं या तो ये पत्थर पर, धातु पर, मिट्टी के बर्तनों पर, ईंट पर, लकड़ी पर या फिर हाथी दांत पर उकेरे जाते हैं या फिर खोद कर लिखे जाते हैं, वही हमारे अभिलेख कहलाते हैं और पुरातात्विक अध्ययन के अंतर्गत कहलाते हैं या पुरातात्विक अध्ययन के अंदर आ जाते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिस पर हम उकेर सकें या फिर ये कहें खुरच कर लिख सकें या फिर ये कहें किसी पर गोद सकें, जो कि हमारा या तो पत्थर पर गोदा जा सकता है या धातु पर, मिट्टी के बर्तनों पर भी, ईंटों पर, लकड़ी पर या फिर हाथी दांत पर भी गोदा जा सकता है। तो ये सभी हमारे अभिलेखों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला हम लिखेंगे भाषा और लिपि। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आप लिखेंगे 3री शताब्दी तक संस्कृति उत्तर भारत में अभिलेखों की मुख्य भाषा बनी रही, यानी 3री शताब्दी तक जो संस्कृत भाषा थी उत्तर भारत में वही लिखी जाती थी। ठीक है, गुप्त काल में क्षेत्रीय भाषाओं और लिपियों का विकास हुआ। गुप्त काल आते आते यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं थी यानी जो लोकल लैंग्वेज होती थी उनका विकास हुआ और लिपियों का विकास हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में तमिल अभिलेख प्रमुख हैं, यानी दक्षिण भारत की, अगर हम दक्षिण की बात करें, नीचे की बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो तमिल अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। 6ठी शताब्दी के बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और उड़िया जैसी भाषाओं में भी अभिलेख मिले, यानी 6ठी शताब्दी आते आते जो तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, उड़िया हो गया जैसी भाषाओं में भी अभिलेख हमें देखने को मिलने लगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु में क्या लिख सकते हैं? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे अभिलेखों को उनके विषयों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो अभिलेख होते हैं वो उनके सब्जेक्ट या विषय के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे कि किस तरह से, इसमें आप लिख सकते हैं आधिकारिक अभिलेख, जैसे कि राजाओं के आदेश, शासन संबंधित जो निर्देश होते थे वो हमारे आधिकारिक अभिलेखों के अंतर आ जाते हैं, जिसमें जो आधिकारिक एक तरह से अधिकार या फिर ये कहें जो आदेश वाली चीज़ें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दान संबंधित अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिसमें भूमि दान, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए अनुदान होते थे, या फिर किसी को कोई चीज़ दे दी गई अनुदान में या फिर दान में कोई चीज़ दे दी गई, किसी राजा ने किसी को
ज़मीन दे दी या फिर किसी को कोई दान दिया, ऐसी चीज़ें जो लिखी जाती थी वो दान संबंधित अभिलेख में लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मारक अभिलेख, राजाओं की उपलब्धियों का विवरण। यानी देखो जो हमारा स्मारक अभिलेख होता है उसमें राजाओं की उपलब्धियों का विवरण मिलता है कि राजा ने क्या क्या हासिल किया, कौन कौन सा युद्ध किया, किस किस जगह पर विजय प्राप्त की या कहाँ उसकी हार हुई, ये सारी चीज़ें। हार तो वैसे बहुत कम ही लिखवाई जाती थी, लेकिन जिससे वो हारता था वो अपने अभिलेख में लिखवाता था कि हाँ मैंने इस राजा को हराया, इस जगह हराया, ये जगह मैंने जीत ली। इस तरह से ये स्मारक अभिलेख लिखे जाते थे। ठीक है, फिर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ऐतिहासिक महत्व के अंतर्गत आप लिखेंगे अभिलेख घटनाओं के समकालीन होते हैं, इसीलिए यह विश्वसनीय स्रोत हैं। यानी देखो जिस टाइम पे जो घटना होती है उसी टाइम पे अभिलेख लिखे जाते हैं, इसीलिए हम अभिलेखों पर विश्वास कर सकते हैं। यह राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि जो अभिलेख होते हैं वो हमें राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक प्रथा और सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गुप्त काल में अभिलेखों से हमें गुप्त शासनों और उसके समकालीन राजवंशों जैसे वकाटक कंदब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी देखो गुप्त काल के टाइम पे जो जो समकालीन शासक थे या समकालीन राजवंश थे उनके बारे में हमें पता चलता है, इसी वजह से। क्योंकि ये बिल्कुल उसी टाइम लिखे जाते थे, ऐसा नहीं है कि जब वो मर जाएंगे तब लिखे जाएंगे, नहीं, ये हैंड टू हैंड लिखवाते थे, इसी वजह से हम इनमें विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें सही होती थी। अब इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं क्या होती हैं? सीमाओं के अंतर्गत आप लिखेंगे अभिलेखों की संख्या सीमित है और यह अधिक जानकारी नहीं देते, क्योंकि देखो हर कोई अभिलेख नहीं लिख पाता था। और ऐसा नहीं है एक पत्थर पे कितनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, तो ये एक तरह से विस्तृत जानकारी ही दे पाते हैं, अधिक जानकारी नहीं दे पाते। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे कई अभिलेखों की तारीख निश्चित नहीं होती, इसमें उनका ऐतिहासिक संदर्भ समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई डेट नहीं डलवाता था कि हाँ ये इस तारीख की बात हो रही है या इस सन की बात हो रही है, जिसकी वजह से जो इतिहासकार है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और मुश्किल हो जाती है ये समझने में कि ये किस टाइम की बात हो रही है, कौन सी टाइम ड्यूरेशन की ये बात थी। ठीक है, अब हम चलेंगे सिक्कों की ओर कि सिक्के किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यानी देखिए जब भी हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं या सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। सिक्के प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में और राजाओं की शक्ति व प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते थे। यानी देखिए ये जो है ये एक तरह से विनिमय के माध्यम से यूज़ किए जाते थे और राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते थे। अगर किसी राजा के जो सिक्के हैं वो सोने के हैं, इसका मतलब वो राजा बहुत ज़्यादा अमीर है। किसी के चांदी के हैं, इसका मतलब वो थोड़ा कम अमीर है। और किसी के अगर तांबे के हैं या फिर लोहे के सिक्के हैं, इसका मतलब वो राजा इतना अमीर नहीं है। इसकी सिक्कों से हमें इतनी सारी जानकारी मिल जाती है कि राजा उस टाइम का कैसा था, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे सिक्कों के प्रकार। सिक्कों के कितने प्रकार होते थे, जिसमें हम सोने के सिक्के देखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार प्रचलित थे। इन पर राजाओं के चित्र और धार्मिक प्रतीक होते थे। यानी देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाए जाते थे जिन्हें दिनार कहा जाता था और इनमें राजा का चित्र होता था और धार्मिक कोई भी प्रतीक होता था। यानी देखिए जो गुप्त काल था उस टाइम पे जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, तभी तो वो सोने के सिक्के चला रहे थे। फिर होते हैं हमारे चांदी के सिक्के। गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के भी जारी किए जो पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों से मिलते जुलते हैं। यानी देखिए गुप्त काल में ही जो चांदी के सिक्के हैं वो भी चलाए गए थे, जो कि हमारे पश्चिमी जो क्षत्रपों हैं उनसे उनके सिक्कों से मेल खाते हैं या फिर ये कहें मिलते जुलते हैं। फिर होते थे तांबे के सिक्के। गुप्त काल में तांबे के सिक्के कम प्रचलित थे, लेकिन बाद के काल में इनका उपयोग बढ़ गया। यानी देखिए गुप्त काल में जो तांबे के सिक्के थे वो बहुत कम प्रचलित थे, बहुत ना के बराबर। लेकिन गुप्त काल के बाद में इनका जो प्रचलन था या फिर ये कहें इनका जो प्रयोग था वो बढ़ गया। इसका मतलब है कि गुप्त काल के बाद जो सिचुएशन थी राजाओं की वो ख़राब होती चली गई, तभी तो उन्होंने सोने के सिक्के छोड़ के तांबे के सिक्के यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे ऐतिहासिक महत्व के बारे में कि ऐतिहासिक महत्व किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐतिहासिक महत्व में इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सिक्के राजाओं के नाम, उनकी उपलब्धियों और धार्मिक संबद्धता के बारे में जानकारी देते हैं।
है। यानी देखो, जब सिक्का बनता था तो उस पे राजा का नाम भी होता था और राजा का फ़ोटो भी होता था, उसकी उपलब्धियाँ भी होती थी। और जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि धार्मिक चिन्ह भी होता था, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो उस टाइम का राजा जो था वो किस धर्म को फ़ॉलो करता था, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उन्हें संगीत प्रेमी को दर्शाता है। यानी देखिए, जो गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त, उन्होंने अपने आप को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया है। वीणा मतलब एक तरह से बांसुरी टाइप की होती है, जैसे कि कृष्ण जी बजाते थे, तो वीणा बजाते हुए उन्होंने अपने आप को दिखाया, जो कि ये प्रतीत करती है या ये दिखाती है कि ये जो थे ये संगीत प्रेमी थे, तभी तो इन्होंने इस तरह से अपना फोटो बनवाया था सिक्कों पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, सिक्कों से यह भी पता चलता है कि गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। यानी गुप्त काल के दौरान ही अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो भी किए जाते थे, जिसमें क्या होता था कि घोड़ों को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक वो घोड़े भागते थे वहाँ तक उनकी भूमि उनकी हो जाती थी। यानी देखो, अगर कोई भी राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, जैसे कि ये राजा है जो कि अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, ठीक है, इसने एक घोड़ा छोड़ा जो कि यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ बी राजा की जो भूमि है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन घोड़ा जो है वो बी राजा के शासन में अंदर पहुँच गया और उससे भी आगे निकल गया। तो अब इस राजा को ना ये अपनी जो भूमि है वो इसे देनी होगी। अगर नहीं देगा तो ये राजा इससे युद्ध कर लेगा और युद्ध करके उस भूमि को जीत लेगा। तो इसी तरह से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, जिसकी वजह से हमें पता चलता है, क्योंकि सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता चला है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में भी अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम इनकी सीमाओं की बात करेंगे कि क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। सीमाओं में आप लिख सकते हैं, सिक्कों की धातु और वजन में समय के साथ गिरावट आई, जो आर्थिक स्थिति की गिरावट का संकेत देती है। यानी देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितना अमीर राजा उतने अच्छे सिक्के, तो सिक्के की जो बनावट है, वजन है और जो गिरावट आई, उसकी वजह से जो हमारी आर्थिक गिरावट है उसके बारे में हमें पता चलता है, जो कि एक तरह से सीमा का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, कई सिक्के अपने मूल स्थान से हटकर मिले हैं, जिससे उनका ऐतिहासिक संदर्भ समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला कि वो सिक्के वहां तक कैसे पहुंचे। यानी अगर कोई गुप्त वंश का सिक्का है तो वो नीचे दक्षिण में मिला, अब वो दक्षिण में क्यों मिला या दक्षिण तक कैसे गए, इस बात का पता नहीं चला। तो इस वजह से बहुत सारी जगह ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे अन्य पुरातात्विक अवशेष। यानी जो अन्य पुरातात्विक अवशेष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें वह सभी अवशेष शामिल हैं जो अभिलेख सिक्कों के अलावा प्राप्त होते हैं, जैसे मूर्ति, मंदिर, मठ, इमारतें, मट्टी के बर्तन आदि। यानी देखिए, ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमें अभिलेखों और सिक्कों से ही पता चलता हो, और भी तो चीज़ें हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हो गई, मंदिर हो गए, मठ हो गई, इमारतें हो गई और मिट्टी के बर्तन हो गए, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये सभी जो चीज़ें आती हैं ये हमारी अन्य पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे, तो पहला आप लिखेंगे वास्तुकला और मूर्तिकला। वास्तुकला और मूर्तिकला किस तरह से इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल में बड़े पैमाने पर मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। यानी हम कह सकते हैं इस टाइम की जो बहुत बड़े पैमाने पर हमें मंदिर और जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। इससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल में बड़े पैमाने पर मंदिर बनाए जाते थे और मूर्तियां भी बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए अहिछत्र बरेली उत्तर प्रदेश में गुप्त काल का एक सीढ़ीदार मंदिर मिला है, जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हमें देखने को मिलती हैं। पटना के कुम्हार में एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। यानी पटना का जो कुम्हार है वहाँ पर हमें बौद्ध जो मठ है उसके भी अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि वहाँ पर बौद्ध मठ था, जिससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण के अंतर्गत आप लिखेंगे, गुप्त काल के शहरों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य कम है, लेकिन कुछ स्थान जैसे बसाड़, प्राचीन वैशाली और भीत में खुदाई के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ जो शहरों के अवशेष है वो थोड़े से कम हैं, लेकिन बसाड़ हो गया, यहाँ पर खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे इन स्थानों पर मोहरे, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तु मिले हैं जो व्यापार और धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि जो मोहरे हैं वो व्यापार को, मिट्टी के बर्तन जो हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति को और वहाँ की धार्मिक स्थिति को दिखाने का कार्य करते हैं। अब हम इनकी अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाओं में आप लिखेंगे, कई पुरातात्विक स्थलों पर व्यवस्थित खुदाई नहीं होती, जिससे पुरानी जानकारी नहीं मिल पाती। यानी ऐसे बहुत सारे स्थान
जहाँ हम व्यवस्थित खुदाई नहीं कर सकते। इसी वजह से वहाँ की जो जानकारी है वो सही से नहीं मिल पाती। कई अवशेष अपने मूल स्थान से हटकर मिलते हैं, जिससे उनका वास्तविक महत्व और संदर्भ समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने सिक्कों के मामले में बताया था, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि अपने मूल स्थान से हटकर यानी कहीं और ही मिली हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ कोई लेन देन भी नहीं होता उन चीज़ों का, फिर भी वो वहाँ मिली हैं। तो वो वहाँ तक कैसे पहुँची, ये पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या बहुत ज़्यादा जटिल कार्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे साक्ष्यों की सीमाएँ, यानी जो हमारे साक्ष्य होते हैं उनकी क्या-क्या सीमाएँ या कमियाँ हो सकती हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, साक्ष्यों का अध्ययन करते समय यह समझना ज़रूरी है कि हर साक्ष्य की अपनी सीमा और कमियाँ होती हैं। यानी देखिए, जो भी साक्ष्य होते हैं उनकी अपनी-अपनी सीमा और अपनी-अपनी कमियाँ होती हैं। यह सीमा इतिहास के पुनर्निर्माण में चुनौतियाँ पैदा करती हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं से हम इन सीमाओं को विस्तार से समझेंगे। यानी देखिए, ये जो है ये इतिहास के पुनर्निर्माण और चुनौतियों को पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से हम उसे समझने में और उसको सही से रिलेट नहीं कर पाते, यानी उस चीज़ को रिलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। अब वो कैसी-कैसी समस्याएँ हो सकती हैं, अगर हम उन समस्याओं की बात करें तो पहले हम लिखेंगे साहित्य साक्ष्यों की समस्याएँ, यानी जो साहित्यिक साक्ष्य होते हैं उनकी क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। तो पहला आप लिखिए सटीक तथ्य और समय का अभाव, यानी कोई भी फिक्स डेट या समय का पता ना चल पाना। यानी सटीक जो डेट होती है या पर्टिकुलर जो डेट होती है वो नहीं होती, या समय का सही तरीके से पता नहीं चल पाता। किस तरह से साहित्य साक्ष्यों में अक्सर घटनाओं की सटीक तिथि नहीं दी जाती, जिससे यह पता लगाना मुश्किल होता है कि यह घटना कब हुई है। यानी देखिए, जो डेट होती है वो पर्टिकुलर नहीं दी जाती है, समय नहीं पता चल पाता, इसी वजह से ये पता लगाना कि ये घटना कब हुई, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेखक का पूर्वग्रह। किस तरह से साहित्य साक्ष्यों को लिखने वाले लेखकों के अपने विचार, पूर्वग्रह और मान्यता होती हैं। यह पूर्वग्रह साहित्य को प्रभावी कर सकते हैं और उनकी वास्तविकता को कम कर सकते हैं। यानी देखिए, जो भी लेख लिख रहा होता है, ऐसा नहीं है वो डिट्टो ही जो बोला जा रहा है वो लिख दे, नहीं, वो थोड़ी बहुत अपनी भी थिंकिंग करता है, अपने भी विचार लिखता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके विचार के चक्कर में जो वास्तविकता होती है, जो रियलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ उसके विचार ही देखने को मिलते हैं कि हाँ, वो व्यक्ति क्या सोचता है या वो व्यक्ति क्या समझता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे काल्पनिक तत्व। कई बार साहित्य साक्ष्यों में काल्पनिक या अतिशयोक्तिपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाओं की सही जानकारी देने में बाधा डालते हैं। यानी कि देखिए, कई बार ऐसा भी मिला है कि काल्पनिक चीज़ें मिली हैं, जिसकी वजह से जो इतिहासकार हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ सही है या गलत है। उसकी वजह से बाधा आती है सही चीज़ को पहचानने में और गलत चीज़ को दूर रहने में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषा और शैली की समस्याएं। किस तरह से भाषा और शैली की समस्याएं आती हैं। प्राचीन साहित्य की भाषा और शैली आधुनिक पाठकों के लिए समझने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा कई बार शब्दों के अर्थ समय के साथ बदल जाते हैं, जिससे गलतफहमी भी हो सकती है। यानी देखिए, जो भाषा थी और जो शैली थी उस टाइम की अलग होती थी और आधुनिक यानी अब की अलग है, जिसकी वजह से उसको समझना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जो पहले वर्ड यूज़ किए जाते थे वो अलग वे में होते थे और अब अलग वे में होते हैं, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये वर्ड गलत चीज़ में या फिर सही चीज़ में यूज़ हुआ है, जो कि नहीं हुआ होता। तो ऐसी गलत फहमियाँ हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की सीमाएं, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अधूरी खुदाई। कई पुरातात्विक स्थलों पर पूरी तरह से खुदाई नहीं हुई है, जिससे उन स्थलों से मिलने वाली जानकारी अधूरी रह जाती है। नहीं देखिए, कई जगह ऐसा होता है, जो पुरातात्विक स्थल होते हैं वहाँ पूरी तरीके से खुदाई ही नहीं हो पाती, कभी सरकार द्वारा कभी लोगों द्वारा, जिसकी वजह से वहाँ की जो जानकारी होती है वो अधूरी ही रह जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा साक्ष्यों का विस्थापन। किस तरह से कई बार पुरातात्विक अवशेष जैसे सिक्के, मूर्तियां या स्तंभ उनके मूल स्थान पर नहीं मिलते, यानी जो उनका मूल स्थान है वो वहाँ पर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे उनके वास्तविक महत्व और संदर्भ को समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो कहाँ के हैं और वो क्या किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समय के साथ परिवर्तन। कई पुरातात्विक संरचनाएं समय के साथ बदल गई हैं या उन पर बाद के युगों में निर्माण किया गया। इससे उनके मूल स्वरूप को समझने में दिक्कत होती है। यानी देखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें उस टाइम पे तो नहीं लिखा गया, बाद के युगों में लिखा गया और उनका जो स्वरूप था या उनकी जो वास्तविकता थी वो बदल ही गई। इस वजह से ये भी एक तरह से समय के साथ परिवर्तन या समय के साथ छेड़छाड़ हम कह सकते
सकते हैं, क्योंकि हम उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे सीमित जानकारी। सीमित जानकारी किस तरह से पुरातात्विक साक्ष्य अक्सर सीमित जानकारी प्रदान करते हैं, यानी एक तरह से सीमित ही जानकारी होती है। वो अनलिमिटेड तो हमें नहीं बता सकते कि उस टाइम पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जितना लिखा हुआ है बस उतनी ही जानकारी दे पाते हैं। उदाहरण के लिए एक मूर्ति या सिक्के केवल एक विशेष पहलू की जानकारी दे सकते हैं, जबकि पुरानी घटना या समाज के बारे में जानकारी नहीं देते, क्योंकि अगर हम सिक्के की बात करें या फिर विशेष किसी भी वस्तु की बात कर लें, उस पर एक तरह से विशेष ही जानकारी होती है। उस समय की घटना या फिर समाज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता, बस पर्टिकुलर राजा के बारे में या फिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ के बारे में ही हमें पता चल पाता है। उस टाइम का जो समाज था या फिर लोग थे उनके बारे में नहीं पता चल पाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अभिलेखों की सीमाएं, यानी जो अभिलेख होते हैं उनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। देखिए, हम सभी की सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अब हम अभिलेखों की जो सीमाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सीमित संख्या, किस तरह से अभिलेखों की संख्या सीमित होती है, जिससे उनके प्राप्त जानकारी भी सीमित होती है। यानी अगर अभिलेखों की संख्या ही सीमित है तो जो प्राप्त जानकारी है वो भी सीमित ही होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भाषा और लिपि की समस्या। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कई अभिलेख प्राचीन भाषा और लिपियों में लिखे गए हैं, जिन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कुछ अभिलेखों की लिपि अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं की गई, यानी देखिए प्राचीन भाषा और प्राचीन लिपि में ही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिसकी वजह से उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी लिपि और भाषाएं हैं जिनको अभी तक डिकोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है या लिपि है उसको हम अभी तक डिकोड या फिर उसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राजनीतिक और धार्मिक पूर्वग्रह। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अभिलेख अक्सर राजाओं और धार्मिक संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते थे, इसीलिए इसमें राजनीतिक या धार्मिक पूर्वग्रह हो सकते हैं जो वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करते हैं। यानी देखिए, जो भी अभिलेख लिखे जाते थे या तो राजाओं द्वारा या धार्मिक जो संस्थाएं होती थी उन्हीं के द्वारा लिखे जाते थे। अब वो अपनी बुराई थोड़ी ना लिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, वस्तुनिष्ठता का हमें सामना करने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय और स्थान की सीमाएं। किस तरह से अभिलेखों में दी गई जानकारी अक्सर एक विशिष्ट समय और स्थान तक सीमित होती है। उसमें ऐसा नहीं है सारी चीज़ें बता दी गई हों या सारी चीज़ें हमें दिखा दी गई हों, नहीं, वो सिर्फ एक स्पेशल एक ही स्थान या फिर विशिष्ट स्थान या विशिष्ट सीमा के बारे में ही बताते हैं। इससे व्यापक ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ पाती या बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं समझ पाते। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट है हमारा सिक्कों की सीमाएं, यानी जो सिक्के होते थे उनकी कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं, यानी सिक्कों की क्या क्या सीमाएं थी। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सीमित जानकारी। सिक्के आर्थिक और राजनीतिक जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक या सांस्कृतिक पहलू बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। यानी जो सिक्के होते हैं वो हमें आर्थिक और राजनीति के बारे में बता देते हैं, लेकिन सामाजिक और संस्कृति के बारे में नहीं बता पाते। आर्थिक इस वजह से, अगर सोने के हैं तो अच्छी अर्थव्यवस्था थी, अगर राजा का नाम वगैरह लिखा है तो राजनीतिक मिल गई, लेकिन उसमें सामाजिक और जो संस्कृति है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समय के साथ नष्ट होना। किस तरह से कई सिक्के समय के साथ नष्ट हो गए हैं या उनकी गुणवत्ता खराब हो गई है, इससे उनके प्राप्त जानकारी अधूरी हो सकती है। यानी देखिए, समय के साथ में ऐसे बहुत सारे सिक्के होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, और उनकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनके ऊपर उकेरा जाता है या लिखी गई जानकारी होती है वो धुंधली हो जाती है या फिर अधूरी ही रह जाती है और आगे के सिक्के मिट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजाओं के नाम और उपाधियों तक सीमित, यानी राजाओं के नाम और बस उपाधियां ही उसमें लिखी होती है। सिक्कों पर अक्सर राजाओं के नाम और उनकी उपाधियों का वर्णन होता है, लेकिन इसके शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। ये भी एक तरह से एक सीमा का कार्य करती है, क्योंकि सिर्फ राजा का नाम लिखा होता है और जो जो उसने हासिल किया है बस वही लिखा होता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अन्य पुरातात्विक अवशेषों की सीमाएं। जो हमने अन्य के अंतर्गत देखे थे उनकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। तो सीमाओं के अंतर्गत आप पहला लिखेंगे अधूरी खुदाई। किस तरह से कई पुरातात्विक स्थलों पर पूरी तरह से खुदाई नहीं हुई, जिससे उनसे प्राप्त जानकारी अधूरी रह जाती है, इसकी वजह से ये भी एक सीमा का कार्य करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संरक्षण की समस्या। किस तरह से कई पुरातात्विक अवशेष समय के साथ खराब हो गए हैं ना या नष्ट हो गए हैं, इससे उनके प्राप्त जानकारी सीमित हो गई है, यानी संरक्षण जो है वो सही से प्राप्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से या तो वो खराब हो गए या नष्ट हो गए, और जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं बीच में ही अटक गई या ये कहें बीच में ही सीमित रह गई। ठीक है,
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संदर्भ की कमी। किस तरह से कई बार पुरातात्विक अवशेषों का संदर्भ स्पष्ट नहीं होता है, जिससे उनके महत्व को समझना मुश्किल हो जाता है। यानी जो वो कहना चाहते हैं, उनका जो संदर्भ है वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है, या ये कहें स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते वो कहना क्या चाहते हैं या उनका क्या महत्व है, या ये कहें वो जो है किस चीज़ को समझाना चाहते हैं। ये भी एक तरह से समस्या का काम करती है हमारे लिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन कि अगर आप नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसकी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ अपने सेमेस्टर से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।